दोस्तों, ये ऑप्टिकल इल्यूजन क्रिएट कैसे करते हैं, क्या आप जानते हैं? या फिर क्या ये जानते हैं कि बाइक का टोल टैक्स क्यों नहीं लगता? अच्छा, क्या आप भी अब तक यही सोचते हैं कि लैंडमाइन पर पैर हटाते ही वो फट जाती है, बिल्कुल हमारी बॉलीवुड फिल्मों की तरह? अगर हाँ, तो आ गया हूँ मैं आपको नादानी की इस दुनिया से बाहर निकालने के लिए। तो हो जाइए तैयार एक बार फिर और ठूस लीजिए अपने नाजुक कानों में उन हेडफोन्स को। बिना आपका कीमती वक्त जाया किए शुरू करते हैं आज का ये रोमांचक सफर। फैक्टिफाइड, फैक्ट्स ऑन योर फेस। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, जो कोई भी गाड़ी चलाता है वो उसकी जेब पर पड़ रहे टोल टैक्स के एक्स्ट्रा बोझ को भी जानता है, लेकिन जब टोल पर स्पीड से कट मारकर पास से बाइकर्स फोकट में निकल जाते हैं, तब कार वालों का कलेजा और भी जलता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जहां इंडिया में पर्सनल कार से लेकर सरकारी बस तक सभी टोल टैक्स भरते हैं, तो फिर इन मोटरसाइकिल वालों को देश के सभी एक्सप्रेसवे और हाईवे फ्री क्यों है? इस्तेमाल तो ये भी उन रोड्स का पूरा करते हैं। अगर सोचा है और इसका जवाब आप अब तक नहीं ढूंढ पाए हैं, तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि टोल टैक्स की कलेक्शन सड़क की कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस कॉस्ट को रिकवर करने के मकसद से की जाती है। अब इसमें टोल भी उसी हिसाब से वसूला जाता है जिस हिसाब से कोई व्हीकल सड़क के वेयर एंड टियर के लिए जिम्मेदार होता है। और दोस्तों, गाड़ी का वजन जितना ज्यादा होगा, सड़क पर वेयर एंड टियर भी उतना ही होगा। इसीलिए जैसे जैसे गाड़ी का साइज और वजन बढ़ता जाता है, बैरियर पर लगने वाला टोल टैक्स भी उतना ही ज्यादा होता है। अब बात बाइक की करें तो बाइक एक हल्की कम वेयर एंड टियर वाला व्हीकल है और ये सड़क पर ज्यादा जगह भी नहीं घेरती। इन्हीं कुछ कारणों से हमारे देश में बाइक से टोल टैक्स नहीं वसूला जाता। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आपने भी बॉलीवुड फिल्मों में देखा होगा कि लैंडमाइन पर पैर रखने के बाद जैसे ही हीरो उस पर से पैर उठाता है, तब वो फट जाती है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि असल में एक लैंडमाइन ऐसे काम नहीं करती, तो क्या मानोगे कि बॉलीवुड ने हमें बहुत बेवकूफ बनाया है? खैर, बता दूं कि एक असली लैंडमाइन फटने के लिए आपके पैर उठाने का इंतजार नहीं करती और लगभग 5 किलो का वजन पड़ने के साथ ही ट्रिगर होकर फट जाती है। इन माइंस को ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इस पर पैर रखने वाले के पांव या फिर टांग को गंभीर चोट पहुंचे और दुश्मन सैनिक इसके डर से किसी खास इलाके को पार न कर पाए। इसके अलावा बड़ी बड़ी एंटी टैंक माइंस भी होती हैं, लेकिन उन्हें ट्रिगर करने के लिए काफी भारी वजन की जरूरत पड़ती है। बहरहाल, आज दुनिया भर में इन लैंडमाइंस के इस्तेमाल पर पाबंदी है, लेकिन पिछली 1 सदी में प्लांट की गई 10 करोड़ से ज्यादा लैंडमाइंस आज भी दुनिया के 70 अलग अलग देशों में फैली हुई है और आए दिन किसी न किसी एक्सीडेंट का कारण बनती रहती हैं। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पिछले दिनों ज़ारा के इस स्टोर पर बनने वाला ये कमाल का इल्यूजन बहुत पॉपुलर हुआ और ये है सियोल, कोरिया की एक ग्लास बिल्डिंग जिस पर लहरों का ये खूबसूरत इल्यूजन सा बनता है। लेकिन अगर आप अभी तक समझ नहीं पाए हैं कि टेक्नोलॉजी का ये मैजिक होता कैसे है, तो बता दें कि ये उसी सिंपल कॉन्सेप्ट पर काम करता है जिस पर ये 3D स्ट्रीट आर्ट पेंटिंग्स काम करती हैं। ये मुमकिन हो पाता है बड़े बड़े LED पैनल्स की मदद से, जिन पर विजुअल्स को ऐसे प्रोजेक्ट किया जाता है कि एक एंगल से देखने पर वो 3D में बेहद रियलिस्टिक लगती हैं। और दोस्तों, इस टेक्निक को कहते हैं एनामॉर्फोसिस। दुनिया के बड़े बड़े शहरों में अब ऐसी कई डिस्प्लेस देखने को मिल रही हैं और आपने भी बाजार में इस टेक्नोलॉजी पर बेस्ड होम डेकोर के कई प्रोडक्ट्स देखे होंगे। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, मैंने आपको 3 एपिसोड पहले लिल यूजी नाम के इस रैपर की कहानी बताई थी, जिसने अपने माथे पर ये इतना बड़ा डायमंड फिट करवा लिया था। लेकिन ऐसा है कि इस प्लेनेट पर अलग दिखने की चाहत में नमूने बने बुद्धिखोरों की कोई कमी नहीं। अब इन महाशय से मिलिए। यह है 23 साल के मैक्सिकन रैपर डैन सर, जो अपने रैप सॉन्ग्स के लिए नहीं बल्कि अपने सोने के बालों की वजह से पॉपुलर हुए हैं। डैन ने कुछ महीने पहले सर्जरी करवाकर अपने बालों की जगह ये सोने और हीरे की चेन्स लगवा ली। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन इसके लिए इन्होंने सोने की चेन्स को अपने स्कैल्प के नीचे खोपड़ी में हुक करवाया है, जो जाहिर है एक बेहद ही दर्द भरा एक्सपीरियंस रहा होगा। लेकिन इस नमूने की ये टेक्निक वो कर गई जो इसे चाहिए था। अप्रैल 2021 में अपनी नई बॉडी मॉडिफिकेशन शो करने के बाद से डैन के टिकटॉक फॉलोअर्स 14,000 से बढ़कर 2 मिलियन पहुंच चुके हैं। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों ईंटें यानी कि ब्रिक्स बनाना एक बहुत ही लेबर इंटेंसिव काम है। भले ही रॉ मटेरियल्स को मिक्स करना और ईंटें बनाने का काम अब मशीनें करती हैं, लेकिन फिर भी इन्हें उठाना और एक एक को सुखाना मैनुअली ही किया जाता है। पुश्तों से ईंटों के भट्टे चलाने वाले सोनीपत हरियाणा के सतीश कुमार को जब बढ़ती लेबर कॉस्ट के चलते अपना भट्ठा बंद करना पड़ा, तब उन्हें एहसास हुआ कि इस धंधे में फायदा तभी है जब मिक्सिंग से लेकर ड्राइंग तक सब मशीन करे। और इसी रियल लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हरियाणा के इस 10वीं फेल कड़क छोरे ने SNPC मशीन्स नाम से एक कंपनी खोल दी और 5 सालों की मेहनत के बाद तैयार कर डाली ये ऑटोमेटिक ब्रिक लेयरिंग मशीन, जिसने ईंटों को बनाने की स्पीड तो बदल ही दी, साथ ही इन्हें बनाने के बाद सूखने डालने का झंझट भी खत्म कर दिया, क्योंकि ये मशीन सपाट ग्राउंड पर ईंटें बनाने और बिछाने का काम करती जाती है। दोस्तों SNPC की ये मशीन 1 घंटे में 12,000 ब्रिक्स बना सकती है और इस मशीन से बनी ईंट एक कन्वेंशनल ब्रिक से 3 गुना कम लागत में तैयार भी हो जाती है। इनके इस कमाल के एफर्ट के लिए भारत सरकार ने भी SNPC को अक्टूबर 2020 में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से नवाजा था। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों इस दुनिया में अकेला रहना बहुत मुश्किल है और ऐसा इसलिए है क्योंकि इंसान एक सामाजिक जीव है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपसे तन्हा और अकेला इस दुनिया में और कोई भी नहीं, तो सिर्फ एक बार प्लेनेट मार्स पर गए नासा के रोवर क्यूरियोसिटी को याद कीजिएगा, जो 9 सालों से भी ज्यादा वक्त से मार्स के बिहड़ इलाकों में अकेला घूम रहा है। हाँ मैं जानता हूँ कि ये रोवर कोई इंसान नहीं, एक रोबोट है, लेकिन दोस्तों ये भी अकेला महसूस करता है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेडिशन के तहत ये रोवर 5 अगस्त यानी कि जिस डेट को ये मार्स पर लैंड हुआ था, उस दिन ये खुद के ही लिए हैप्पी बर्थडे ट्यून बजाता है, जिसे ऑब्वियसली प्रोग्राम नासा के इंजीनियर्स ने ही किया है। खैर दोस्तों, क्या आपने कभी अपना बर्थडे अकेले मनाया है? अगर हाँ तो अपना किस्सा कमेंट्स में जरूर बताएं। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों आपने सोशल मीडिया पर ऐसे कई अजीबोगरीब वीडियोस देखी होंगी जिनमें लोग कभी कांच के ग्लास तो कभी लोहे की कील निगलते नजर आते हैं। हम भी हड़बड़ी में कई बार ऐसी चीजें निगल जाते हैं बाद में, जिस पर हमें पछतावा हो। लेकिन आप ऐसे बंदे को क्या कहेंगे जिसने पूरा का पूरा नोकिया 3310 मोबाइल फोन ही निगल लिया हो? दोस्तों ये अजीबोगरीब किस्सा कोसोवो के प्रिस्टीना शहर का है, जहाँ के एक बंदे ने ब्रिक फोन नाम से मशहूर नोकिया का ये मोटा तगड़ा फोन निगल डाला। अब इसने ये फोन क्यों खाया ये तो इसने किसी को नहीं बताया, लेकिन चूंकि फोन पेट में पहुंच चुका था और फोन में मौजूद बैटरी के केमिकल्स इस शख्स की जान ले सकते थे, तो डॉक्टर्स ने एक लंबी सर्जरी करके आदमी के पेट से फोन को 3 हिस्सों में बाहर निकाला। अब फोन निगलकर इस बंदे को कौन सी किक मिली वो तो पता नहीं, लेकिन आप ऐसा गलती से भी ट्राई मत करना। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों कोविड-19 वायरस ने न जाने कितनों के ही अपनों को छीना है, लेकिन इस महामारी के दौरान ऐसी कई कहानियां बनी और गुजरी हैं जो बेहद खास थी। ऐसे में दुनिया ने इंसानी रिश्तों की अहमियत को भी एक बार फिर से समझा है। एक ऐसा ही वाकया था फिलिस्तीन का, जहां 73 साल की रस्मी अल सुवैती कोविड पॉजिटिव होने के बाद हॉस्पिटल की आइसोलेशन वार्ड में भर्ती तो हुई, लेकिन फिर भी उनके पास रोज एक विजिटर आता था और वो कोई और नहीं था बल्कि उनका ही 32 साल का बेटा जिहाद था, जो हर रोज हॉस्पिटल की बिल्डिंग पर क्लाइम करके उस खिड़की तक पहुंचता जहां से वो अपनी माँ को देख सकता। वो ये चेक करता कि उसकी माँ ने ऑक्सीजन मास्क लगा रखा है या नहीं। उनके इस दिल छू लेने वाले एक्ट की तस्वीर जब उनके भाई ने फेसबुक पर पोस्ट की तो वो वायरल हो गई और जिहाद को मिली इंटरनेशनल अटेंशन। लेकिन अफसोस की बात है कि रस्मी सरवाइव न कर सकी और कोविड-19 वायरस ने एक और बेटे से उसकी मां छीन ली। दोस्तों ये वायरस अभी भी खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए एहतियात कम ना करें और बाहर मास्क लगाकर ही निकलें। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों वॉर शब्द सुनते ही हमारे दिमाग में लड़ाई, गोला बारूद और खून खराबे के विजुअल्स घूमने लगते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि हमारी हिस्ट्री में एक वॉर ऐसी भी हुई है जिसमें ना तो गोलियां चली और ना ही किसी की जान गई, और इसीलिए इसे दुनिया का सबसे पीसफुल वॉर भी कहा जाता है। दोस्तों इतिहास का ये सबसे शांतिपूर्ण युद्ध
1984 में डेनमार्क और कनाडा के बीच शुरू हुआ था और ये अब तक चल रहा है। और दोनों के बीच इस वॉर की वजह है ये छोटा सा आइलैंड जिसका नाम हंस है, जो इन दोनों देशों को एक दूसरे से अलग करता है। और इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक ये कनाडा और डेनमार्क दोनों के ही अधिकार क्षेत्र में आता है। दोस्तों, सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस आइलैंड को जीतने के लिए ये दोनों देश पिछले 37 सालों से खून नहीं बल्कि शराब बहा रहे हैं। दोनों के बीच इस वॉर की शुरुआत तब हुई जब 1984 में डेनमार्क के एक मंत्री ने हंस आइलैंड पर जाकर वहां डेनिश झंडा लगाकर उसके नीचे एक शराब की बोतल रख दी और लिख दिया कि वेलकम टू डेनिश आइलैंड। इसके बाद कनाडा के कुछ सैनिक जब हंस आइलैंड पहुंचे और जब ये सब देखा तो उन्होंने भी अपने देश का झंडा लगाकर वेलकम टू कनाडा लिख दिया। साथ ही उन्होंने भी अपने देश की अल्कोहल की एक बोतल वहां छोड़ दी। फिर क्या था, दोनों देशों के लोगों के बीच शुरू हुई ये विस्की वॉर आज तक नहीं थमी। अब हर साल दोनों देशों के सैनिक यहाँ आते हैं और अपने अपने देश की अल्कोहल यहाँ रख जाते हैं और इस तरह 37 सालों से शराब की बोतलों से लड़ी जा रही ये जंग बन गई दुनिया की सबसे पीसफुल वॉर। खैर, बातों ही बातों में वक्त हो चला है आज की इस वीडियो के आपके अपने योर ओन फैक्ट का, जो हमें भेजा है निखिल खेसरी जी ने। निखिल अपने फैक्ट में बताते हैं कि नील हार्बिसन नाम का ये शख्स जिसने अपने स्कल में ये एंटीना इम्प्लांट करवा रखा है, इस दुनिया का फर्स्ट लीगली रिकॉग्नाइज्ड साइबॉर्ग है। इनके सर पर फिट ये एंटीना ऑडिबल वाइब्रेशंस को इनके स्कल के थ्रू इनके दिमाग तक पहुंचाता है और इसी सुपर ह्यूमन एबिलिटी के चलते इन्हें साइबॉर्ग का ये टैग मिला। खैर, एलॉन मस्क का भी प्लान लोगों के दिमाग में एक चिप फिट करने का है, जिसके बाद मुमकिन है कि भविष्य में हमें अपने इर्द गिर्द भी ऐसे साइबॉर्ग्स देखने को मिले। खैर, ये मिले ना मिले, हम मिलते रहेंगे हर हफ्ते और होते रहेंगे फैक्टिफाई। जल्द हाजिर होंगे एक नए एपिसोड में। तब तक अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।